शुरुआत में ही एक कन्फेशन। मैं जानता हूं कि इस विषय के लिए मैं अंडर प्रिपेयर्ड हूं। बहुत कुछ है जो जानता हूं और उससे कई ज्यादा नहीं जानता। बात यह भी है कि कई चीजें बताई गई, कई छिपाई गई, कई कागजों में दफन है। और ऐसे में मेरी कोशिश रहेगी कि आज जब डिबेट खत्म हो तो कम से कम हम एक पर्सपेक्टिव लेकर उठे जो सच्चाई के बेहद करीब है। 2008 का मुंबई हमला, फिर 17 साल लगे तहव्वुर राणा को यहां लाने में। प्रत्यर्पण जटिल होता है, लग सकता है इतना समय, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए चाहिए एक ऐसी सरकार जो मुद्दे को छोड़े नहीं, लगी रहे, पकड़े रखे। 2 सरकारें लगी, कौन कितना लगा ये सवाल किसी को क्रेडिट देने के लिए नहीं, इसलिए जरूरी है क्योंकि वक्त परिस्थिति काल में अंतर रहा है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 2008 से 2014 तक कभी एजेंसियां आपस में उलझ गई, कभी आतंक को हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश हुई, इंटेंशनल या चाहे जिस लिए भी। 10 आतंकी आए थे, 9 मारे गए, एक जिंदा पकड़ा गया कसाब। इन्हें रैकी कर लोकेशन देने वाला डेविड हेडली को बैक करने वाला तहव्वुर राणा। क्या कुछ पता नहीं चल सकता इस पर फिर भी सियासी बयानों की बाढ़ आई हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एडवोकेट प्रीति शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन रक्षा विशेषज्ञ हैं, अजीत कुमार सिंह जी रिटायर्ड आईएएस हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अजीत सर, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। 17 साल प्रत्यर्पण में लग सकते हैं और ऐसा नहीं है कि ये देश पहला प्रत्यर्पण देख रहा है। इससे पहले अबू सलेम का भी प्रत्यर्पण देखा था पुर्तगाल से। लेकिन इस बार बात अलग है। किसी विषय को पकड़ कर रखना या किसी इशू को पकड़ कर रखना ये किसी भी सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या चेंज हुआ जो ये सफलता मिल पाई? स्वप्निल जी, आपको, हमारे को पैनलिस्ट और आपके जो दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार सर। देखिए, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मैटर है, जैसा कि आपने बताया था, और इसके लिए इसे पूरी तरह से समझने के लिए अपने को जो भारत का राजतंत्र है, जिसे स्टेट कहते हैं, इंडियन स्टेट, उसके क्या मुख्य लक्षण हैं उसे हमें समझना पड़ेगा। और जैसा कि इतिहासकार जो हैं वो दुनिया के मानव इतिहास को 2 भागों में जनरली बांटते हैं, ईसा के पूर्व और ईसा के बाद। उसी तरह से भारत का जो राजतंत्र है या स्टेट जो है उसके क्या लक्षण है उसे समझने के लिए 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक जो है मई 2014 के पूर्व और दूसरा मई 2014 के बाद, जबकि मोदी जी आए। राइट। मई 2014 के पूर्व जो था वो भारत के राजतंत्र के जो गुण थे उसके 2-3 मुख्य बिंदु हैं, उसके मुख्य गुण हैं। पहला गुण है जिसे कि एक 1968 के आसपास एक किताब लिखी थी गुनार मिडाल जी ने। उस किताब का नाम था एशियन ड्रामा, और उसमें बताया था उन्होंने कि भारत का जो स्टेट है, इंडियन स्टेट जो है, उसे उन्होंने सॉफ्ट स्टेट कहा था। ये क्वाइन किया था टर्म उन्होंने, टर्मिनोलॉजी। और तत्पश्चात जो है पूरे जो पॉलिटिकल थिंकर्स है पूरे विश्व में वो भारत को के लिए इसी शब्द का, टर्मिनोलॉजी का यूज किया करते थे। और मैं ज्यादा इसके उदाहरण नहीं दूंगा कि क्यों इसे सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है। अगर आप देखें तो 1947 में जब कश्मीर में पाकिस्तान ने चढ़ाई की थी, उसके बाद हम लोग जीतने की स्थिति में थे, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद हम लोगों ने खुद ही युद्ध विराम कर दिया। जब 1962 में इंडो चाइना जो लड़ाई हुई उसमें हमने जो है अपने एयरफोर्स को यूज नहीं किया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो पर पाकिस्तान तोड़ा था, मैं उस पे आऊंगा। ओके, ठीक है, मैं उस पे आऊंगा। पहले जो कमजोरियां मैं वो बता दूं, और जो अच्छाइयां हैं उसकी भी जब बात होगी तो उसे मैं छुपाने वाला नहीं, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं। ठीक है, और आप इसे जरूर मुझे याद दिलाइएगा, मैं जरूर इस पे बात करूंगा। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है था 2014 मई के पहले, वो तो था भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। उसी का एक उदाहरण और दिया जाए तो इससे संबंधित है जो आज जो चर्चा हो रही है। जब 2004 में 1984 में जब दिसंबर के महीने में जब गैस भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस समय अगर आपको याद हो तो यूनियन कार्बाइड का जो चीफ था एंडरसन, उसको तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अर्जुन सिंह जी ने अपनी गाड़ी में बैठा के और स्टेट एयरक्राफ्ट से उसको दिल्ली भेजा था, और उसके बाद एंडरसन को जो है अमेरिका भेज दिया गया था। उसी तरह अगर आप देखें जो मुंबई में 1993 में ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कि दाऊद इब्राहिम का हाथ था, वो यहाँ से जब गया और उसको लाने की बात हुई
तो यहाँ के कुछ नेताओं ने मना कर दिया, और जो श्री कृष्ण रिपोर्ट है उसमें कांग्रेस के तत्कालीन एक बहुत बड़े नेता का जो रोल है उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे कांग्रेस को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसा न समझे, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, एक नेता का नाम उसमें है। और उसी तरह जब मुंबई ब्लास्ट वापस जब ये 26/11 वाला हुआ है, उसके बाद आपको पता ही होगा कि हमारे के यहाँ के एयर चीफ, जो तत्कालीन एयर चीफ थे, फली होमी जी, उन्होंने खुलेआम कहा था कि हम जो है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थे, लेकिन हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, क्या बोलते हैं, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। और इसी के संदर्भ में बाराक ओबामा जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। उसमें उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने मनमोहन सिंह से ये बात पूछी कि भाई आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं, क्यों नहीं की, तो उनका जवाब ये था कि इससे जो है बीजेपी को या ओपोजिशन पार्टी जो थी उसको एक राजनीतिक फायदा हो जाता। तो ये तो जो कैरेक्टरिस्टिक है भारत इंडियन स्टेट का, ये 2014 मई के बाद, ठीक है। अब जो होता है कि मोदी जी के आने, अच्छा इस दौरान क्या हुआ, एक और डिस्कशन ये तो एक कैरेक्टर तो ये था भारत स्टेट का जो मैं बता रहा हूँ, सॉफ्ट स्टेट। दूसरा था सेमी इस्लामिक स्टेट था। जिस तरह से हम लोगों ने 1952 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान चेंज किए, अमेंडमेंट्स किए हैं, उसके बाद जो है भारतवर्ष एक सेमी इस्लामिक स्टेट है। और तीसरा जो इसका गुण जो है वो है कि भारत को में एक नेशनलिज्म विहीन, नेशनलिज्म लेस स्टेट है, जिसमें कि अपने आप को नेशनलिस्ट कहना या नेशनलिज्म को बढ़ावा देना एक पाप समझा जाता है, या उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, नीची नजरों से किया जाता है। तो आपका स्टेट तो है, लेकिन नेशन स्टेट की जब बात होती है, नेशनलिज्म की बात होती है, तो इसके विरुद्ध में कई लोग जो हैं अपने भारतवर्ष में इसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेशन भारत के राजतंत्र का 2014 के पहले था। 2004 और 14 के बीच में एक त्वरित जो दिशा में जो एक बात बढ़ी, वो बढ़ी कि इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर तो आप मतलब कि जिसको बोलते हैं अंडर द कारपेट ब्रश कीजिए, और उसके बदले में जो है आप हिंदू टेररिज्म या सैफरन टेररिज्म को एक तरह से आप बताएं कि मतलब कि देश जो है वो हिंदू टेररिज्म और सैफरन टेररिज्म के कब्जे में जा रहा है। इसके कई उदाहरण हैं, और अगर आपको याद हो तो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था, हिमालय का ब्लास्ट हुआ था, वो उसमें सब जानते हैं कि पाकिस्तानी थे, लेकिन उसके बाद किसको पकड़ा गया था, हिंदुओं को पकड़ा गया था। और तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा इशरत जहां का, जिसमें की स्थिति यहाँ तक आ गई कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत की दो एजेंसियां आईबी और सीबीआई में खुलेआम लड़ाई हो गई। ये हो गई कि एक दूसरे के अफसर को ये अरेस्ट करने की नौबत वहां पे आ गई थी। और आपको याद हो तो सिंधे साहब जो होम मिनिस्टर थे, यही जयपुर का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने ट्रेनिंग कैंप्स में टेररिज्म की राहुल गांधी जी ने 2009-10 में तत्कालीन जो एम्बेसडर थे यहाँ पे यूएसए के, उनको ये कहा था कि आरएसएस जो है वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू आईएसआईएस और बोको हराम और जो इस्लामिक ब्रदरहुड है। तो एक जो पूरा जो ये सिस्टम था वो 2014 के बाद हुआ है। और भारत की पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लक्ष्य लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिसको एक रोबस्ट फाउंडेशन वाली और सोच समझ की जो पॉलिसी है उसको लेकर के चला है। और उसी का नतीजा है कि आज की डेट में जो राणा आया है वहां से, एक तरफ तो हमने एंडरसन को दिया था और दूसरी सब हम वहां से मुनव्वर राणा को ला रहे हैं, तो ये नया जो राजतंत्र है उसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा। ठीक है। मैं एक और भी गेस्ट हैं, उनसे यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिस्टन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहले तो सर थैंक्स फॉर योर सर्विसेज। मेरा आपसे सवाल बेसिकली ये है, आर्मी हमेशा प्रिपेयर्ड थी, एयरफोर्स हमेशा प्रिपेयर्ड थी। फली होमी मेजर, पूर्व एयर चीफ मार्शल, उन्होंने ये कहा कि एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थी, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपकी नज़र में ऐसा क्या चेंज हुआ है जो सीरियस लिया गया इंडियन प्ली को? क्योंकि ये मैं इसलिए भी बता दूं क्योंकि शिकागो कोर्ट ने इसी तहव्वुर राणा को 2011 में फ्री किया था। तब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने ये कहा था कि कैसे हिम्मत हुई उनकी
एक नेशन का एक चीफ मिनिस्टर इस तरह से बोले, इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर कुलबुला तो रहा था। तो बेसिकली आपका सवाल क्या था कि ये वो थोड़ा फिर से दोहराइए। क्या चेंज है, आपको क्या लगता है क्या चेंज है? तहव्वुर राणा को लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो क्यों है? देखिए, पहली बात ये उपलब्धि तमाम भारत के लिए है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं एज अ मिलिट्री मैन 40 इयर्स हमने यूनिफॉर्म पहनी है, तो मेरा इस पे ये बोलना है कि ये जो भी कार्रवाई की है, नाम ठीक कर लें। जी जी सर। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं पावर में जब थी और आज भी है, सबने अपना अपना एफर्ट लगाया है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि पिछले 3-4 साल में एक मोमेंटम जो मिला है, एक इम्पेटस मिला है, वो बहुत मिला है। उससे फर्क पड़ता है, और फर्क ये पड़ता है कि जब देश की टॉप लीडरशिप कोई दिशा देता है, तो जाहिर है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, ये फौजी उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो बोलते हैं जैसा लीडर तो सब कुछ वैसे ही होने लगता है। तो क्या है कि चाहे एनआईए हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, वो सब फिर उसी चीज को थोड़ा ध्यान से देख और उसको स्पीड अप करते हैं। तो कोई शक नहीं है कि ये इसी का जो आप बात कर रहे हैं, 2008 में ये अटैक हुआ नवंबर में। 2011 में ये चार्जशीट फाइल की गई थी दिल्ली में, और उसके बाद 2011 में एक्सट्रेडिशन मांगा था वहां से, यूनाइटेड स्टेट्स से। लेकिन बहुत धीरा प्रोसेस चला, उसके बाद उसको इतना इम्पेटस नहीं मिला। और 2023 में जाके ये जो शिकागो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, और उसके बाद आपको पता है ये तुरंत एक्सट्रेडिशन हो गया, जो अभी कल ही हुआ है। तो ये भारत के लिए तो बहुत बड़ी विजय है। और जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे एनआईए है, एनआईए तब भी काम कर रहा था, लेकिन वही एनआईए ने उसी काम को अभी बहुत रफ्तार से बढ़ाया। जुडिशियल प्रोसेस यूनाइटेड स्टेट्स में टाइम लगते हैं, इसलिए इसमें लगा है। लेकिन दोनों गवर्नमेंट्स काम कर रही थी। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा, जो फिलहाल पिछले 3 या 4 साल में एक मोमेंटम बहुत बड़ा। दूसरा, आपने एक और सवाल उठाया था कि ये आर्मी, एयरफोर्स सब तैयार थी। देखिए, एज अ फौजी आज मैं बोलना चाहूंगा आपको खुले दिल से, जब ये टेररिस्ट अटैक होते थे भारत में, मेरा खुद का बहुत मन करता था कि क्यों ना हम हमला करें। बिल्कुल, हमेशा, चाहे वो मैं लेफ्टिनेंट था, बड़ा मन करता था। लेकिन देखिए, फौजी तो वही चाहेगा, लेकिन देश की जो लीडरशिप है उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे ये 2000 जब ये 8 में ये अटैक हुआ था, हम लोग चाह रहे थे। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ था। मैं उस समय कमांडिंग ऑफिसर था अपनी ही पलटन का, और मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। पार्लियामेंट पे तो पूरे इंडियन आर्मी को मोबिलाइज कर दिया था। हम लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन कई बार बड़ा खून खोलता था कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं लड़ाई के लिए, देश की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है। लेकिन आज अगर मैं देखता हूँ, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, अब मेरे को लगता है कि शायद वो डिसीजन सही था। क्योंकि ये अभी आप 2 लड़ाइयां देख लिए, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास। ये दोनों लड़ाइयों से, चाहे वो रूस हो, चाहे यूक्रेन, और चाहे वेस्ट हो, ये पीछे जा रहे हैं। इकोनॉमी हर्ट होती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक स्टेटेड पॉलिसी है, हर चीज डायलॉग और डिप्लोमेसी से अगर रिजॉल्व हो सकती है, तो वॉर इज द लास्ट ऑप्शन। और वॉर हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। फौजी तो चाहता, मैं भी चाहता था कि लड़ाई हो और ये पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरह ठोके, ये टेररिज्म बंद हो जाए जी। लेकिन आज इजराइल भी कर रहा है हमास में, क्या ये टेररिज्म बंद होगा? पता है वो 2000 साल से वहां ये चलता आ रहा है, और वो फिर वहां टेररिस्ट और पैदा होंगे। तो ये जो टेररिज्म को है, इसको हैंडल करने का दूसरा तरीका है। और आप बात देखिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो बांग्लादेश को भी अपने लूप में वापस ले रहा है। यही बांग्लादेश को हमने 1971 में खड़ा किया था। भारतीय फोर्स ने बड़ा अच्छा काम किया था, पॉलिटिकल लीडरशिप ने फर्म डिसीजन लिया था। लेकिन आज वही बांग्लादेश फिर उसी रास्ते पे चल पड़ा है। तो ये बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं। तो टेररिज्म एक अलग प्रकार का वॉर है। और आज मैं बोलूंगा देश को एक होकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है। और
जो भी गवर्नमेंट है, आज की गवर्नमेंट का भी स्टेटेड पॉलिसी है, ठीक है, जीरो एक्सेप्टेंस टू टॉलरिज्म, और ये मेरे ख्याल अच्छी पॉलिसी है और बिल्कुल हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जो भी देश के खिलाफ बात करता है, चाहे वो स्लीपर सेल्स हो या कुछ भी गंदा काम करते हैं, एंटी इंडियन एक्टिविटी, उनको मेरे ख्याल टर्न एक्शन लेना चाहिए। और जो अभी ये नया लॉ आया भारत का, तो बड़ा अच्छा ये 2023 ठीक है सर। एक्चुअली शुरुआत में मैंने मैक्सिमम टाइम आप दोनों एक्सपर्ट्स को इसीलिए दिया ताकि एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए। अमूमन पॉलिटिकल जमात के पास इतना लेट डिबेट्स में लोग जाते नहीं है, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ। और पौरुष भारद्वाज, आपसे शुरुआत करता हूँ। मैटर टैकल करने में कोई मिस्टेक हुई? क्योंकि जिस वक्त मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस वक्त ये 2008 का हमला हुआ था, उस समय कुछ आला अधिकारी भेजे गए थे मरी, पाकिस्तान, जो कि एक पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर तो नेटवर्क्स भी नहीं होते, बातचीत करने के लिए। क्या क्या शुरुआत से ही ऐसा लगता है कि यूपीए गवर्नमेंट इसे टैकल करने से ज़्यादा इस बात पर कॉन्सेंट्रेटेड थी कि किसी तरह से हिंदू टेररिज्म को एस्टेब्लिश किया जाए वर्ल्ड को? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आज मोदी सरकार जिस संधि की वजह से उसका प्रत्यर्पण कर पाई राणा का, उसका क्रेडिट जो खुद ले रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होकर के देश की पूर्ववर्ती सरकारों की भूमिका पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि भारत ने जो है आजादी के तुरंत बाद ही, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1950 के दशक में, नेहरू जी ने जो है वो कुछ राष्ट्रमंडल देशों के साथ आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए समझौते किए। हालांकि व्यापक और औपचारिक तौर पर प्रत्यर्पण संधियों का दौर 1990 के दशक के बाद शुरू हुआ। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिस यूएस से आज आप प्रत्यर्पित करके लेकर के आए हैं, तो 1990 के दशक में नरसिंह राव जी की सरकार की देन थी कि भारत ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 1997 में प्रत्यर्पण संधि पूरी करी। 2000 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखिए, जब इतना हिस्ट्री आप बता ही रहे हैं, मैं भी आपको बता दूं कि जब 2008 से 2014 के पीरियड में आप बोलने दीजिए ना स्वप्निल जी, मुझे बोलने दीजिए ना। पौरुष भाई, सफलता पे आते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी तहव्वुर राणा को यूपीए के टाइम पर शिकागो कोर्ट ने फ्री भी तो किया था। आप पूर्ववर्ती वक्ताओं के द्वारा कही गई बात के संदर्भ में कांग्रेस की बात नहीं जाने दे, आप अपने हिसाब से बात करके फिर डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। कर लीजिए अपनी बात खत्म कर लीजिए। 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट मुझे बात चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि उसके बाद भी देखिए, हम ऐसी पार्टी नहीं है कि हम अकेले क्रेडिट ले रहे हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी क्रेडिट दे रहे हैं, और हमारी मनमोहन सिंह जी सरकार जो थी उसने संयुक्त अरब अमीरात, यूके और अन्य देशों के साथ में हमने जो है नई संधियां की, और जो पुरानी संधियां थी उनको हमने आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई किया। अब हम बात करेंगे वर्तमान प्रकरण की। देखिए, अब वर्तमान प्रकरण जब हुआ, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि इसकी जो शुरुआत थी सबसे पहले हेडली से पूछताछ की अनुमति की शुरुआत कैसे हुई, इस बात की भी तो आप जड़ में जाइए ना। उस समय जो हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री थे, उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से जाकर के मुलाकात की, और जैसा कि अभी हमारे कर्नल साहब कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, पौरुष भाई, उसी पीरियड में जब आप लोग थे, इसी तहव्वुर राणा को शिकागो कोर्ट ने बरी किया था 2011 में। कहीं तो चूक हो रही थी। और दूसरा, आप हिंदू टेररिज्म टर्म को कॉइन करने में लगे हुए थे। उससे सरकार, हमारी सरकार के ही तो प्रयास थे ना कि अमेरिका पर उस समय दबाव बढ़ा, और उसके खिलाफ जब एनआईए ने केस दर्ज किया, उसके बाद में 2016 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुद हेडली ने जो है पूरे मामले को खोला। जो सुरक्षा बल हमारे, पौरुष भाई, मेरा सवाल ये नहीं है ना पौरुष भाई, आपको जो क्रेडिट चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। आप जो है वो लेकर के आप आए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको जो क्रेडिट चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन आप सवाल का जवाब तो दे दें। सवाल कितना स्पेसिफिक है? हम तो भाजपा की क्रेडिट लेने की राजनीति लगा रहे हैं। सुनिए ना, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे पौरुष भाई। पौरुष भाई, बहुत सीधा सा जवाब है, बहुत सीधा सा सवाल है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कांग्रेस के एक नेता एक बुक विमोचन में शामिल होते हैं जिसको लिखा गया था 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। उसी पीरियड में इस हमले के बाद ये हिंदू टेररिज्म या भगवा आतंकवाद शब्द कॉइन हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी दिशा हो सकती है कि धीमी गति कछुआ चाल वाली रही हो, खरगोश वाली ना रही हो, लेकिन क्या दिशा में आपने और भी ब्रांचेस निकाल दिए थे जिसकी वजह से स्थितियां बनी? मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, जब आप धीमी चाल की और तेज चाल की बात करते हैं तो ये बहुत सामान्य सी बात है, और कोई 5वीं क्लास का या 8वीं क्लास का स्टूडेंट भी बता देगा कि 2008 का हमला हुआ और उसके बाद जो 2014 के पीरियड में तो कितने साल थे, और 2014 से लेकर के आज 2025 आ गया तो उसमें 11 साल थे। तो धीमा पीरियड किसने, ज्यादा समय किसकी सरकार ने लगाया, ये सामान्य सी बात है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को जो है क्रेडिट फालतू दिया है। अगर 11 साल बाद जो 2008 या 2009 में शुरू हुई प्रक्रिया का नतीजा आप खुद की सरकार बनने के 11 साल बाद देते हैं और आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, ठीक है पौरुष भाई, आपकी नाकामी कही जाएगी। ठीक है पौरुष भाई, मेरे पौरुष भाई 2 मिनट आप प्लीज। एडवोकेट प्रीति शर्मा से भी मैं थोड़ा सा रिएक्शन लेना चाहता हूँ। प्रीति जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, अभी मैटर खत्म नहीं हुआ है, मतलब अब तो हम सब ये भी जानना चाहते हैं कि उस समय
अब यहाँ आए तो कोई तो मदद कर रहा होगा, कोई तो स्लीपर सेल रहा होगा, उसके बिना तो पॉसिबिलिटी है नहीं। वो लोग कौन थे, उनको हम कब खोद के निकालेंगे? अब क्या हो गया है ना कि आपने उम्मीदें ज्यादा बढ़ा ली हैं। नहीं, उम्मीदें तो बढ़ाना तो ये शब्द मैं यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा सीधा सा सिद्धांत ये कहता है, जैसा कि अभी पौरुष जी बात कर रहे थे कि हमने ये संधि बनाई, वो संधि करी। आपने इतनी संधियां करी, आपने ऑन पेपर आप कहते हैं कि हमने प्रत्यर्पण संधि पे हस्ताक्षर किए, हमने ये किया था, वो किया था। आपने कितनी, वो आप ये बता दीजिए मुझे, इतनी कौन सी नीति आपने एक बना दी जो आतंकवाद को रोकने के लिए हो? ऐसी कौन सी नीति आपने बना दी जो आपने चीन पौरुष जी, अब मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, पौरुष जी आप नहीं बोलेंगे, पौरुष भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। पौरुष भाई प्लीज, पौरुष भाई प्लीज, पौरुष भाई सुनिए ना, पौरुष भाई प्लीज प्लीज प्लीज, अमेरिका के राष्ट्रपति, पौरुष भाई आई रिक्वेस्ट यू, वो जमाना नहीं। पौरुष भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। भारत का कोई आदमी अगर विदेश घूमने जाता है तो पैंट उतार कर चेकिंग नहीं की जाती है। जमाना चेंज हो चुका है। 2 मिनट प्रीति जी मैं बोल रहा हूँ, प्रीति जी मैं बोल रहा हूँ। पौरुष भाई मेरी बात सुनिए, पौरुष भाई मेरी बात सुनिए, पौरुष भाई मेरी बात सुनिए प्लीज, रेस्पेक्ट द पैनल। पौरुष भाई देखिए प्लीज रेस्पेक्ट द पैनल। मैं आपका ऑडियो डाउन कर सकता हूँ, कर नहीं रहा हूँ। पौरुष भाई मैं आपका ऑडियो डाउन कर सकता हूँ, नहीं कर रहा हूँ। प्लीज रेस्पेक्ट द पैनल, प्लीज रेस्पेक्ट द पैनल। प्रीति जी अपनी बात कंप्लीट करें। प्रत्यर्पण संधि होने आप सीधे बात पर आ जाए। हाँ, हम बात पर आते हैं। प्रत्यर्पण जो हुआ है तहव्वुर राणा का, ये बहुत बड़ी जीत है। और हम क्रेडिट लेने की बात नहीं करते, हम आतंकवाद को रोकने की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि आज पाकिस्तान घुटनों पर है। वो ये कह रहा है कि तहव्वुर राणा से हमारा कोई संपर्क नहीं है। नहीं, पर एक बीजेपी ये भी है प्रीति जी, एक बीजेपी ये भी है जिसमें जैसे ये मसूद अजहर, हाफिज सईद वाले जो नाम है, इनमें से एक नाम को छोड़ा गया था। एक बीजेपी वो भी है, एक बीजेपी ये भी है जो तहव्वुर राणा को ले आई। ये नीतियां होती हैं और डिप्लोमेसी होती है। जैसे अजीत सिंह जी ने भी बताया, जैसे रिटायर्ड मेजर जनरल ने भी बताया कि ये नीतियां होती हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के होता है, अंतरराष्ट्रीय कानून को फॉलो करने में टाइम लगता है। प्रत्यर्पण में टाइम जरूर लगा, लेकिन प्रत्यर्पण हुआ। आतंकवाद को हम खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आतंकवादी को हम लेकर आए। हम हर तरफ कदम उठा रहे हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। लेकिन पौरुष जी को ऐसा नहीं लगता। पौरुष जी को लगता है कि हमने ये किया था, हमने वो किया था। अभी आपके सामने ही अजीत सिंह जी ने सिंपल वर्डों में बोला था कि मनमोहन सिंह जी के क्या वर्ड थे। आपके सामने मैं खुलकर कह रही हूं कि 2010 में बुक लॉन्च हुई थी जिसमें आरएसएस पर ये इल्जाम लगाया गया था 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ठीक है चलिए ठीक है 2 मिनट। हाँ प्रीति जी 2 मिनट। मैं एक बार फिर अजीत सर के पास जा रहा हूँ। अजीत सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ इसका इंटरनेशनल मैसेज क्या जा रहा है? अच्छा, दूसरा पॉइंट जो आपने मुझे रिमाइंड करवाने के लिए बोला था कि मैं वो जो पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ा, वो वाला पॉइंट भी मैं आपको याद दिला दूं। और वैसा ही एक सॉफ्ट, मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए हाफिज सईद या मसूद अजहर, अब तो सवाल ये भी उठ रहा है कि अगला कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, अगला नंबर किसका, ये तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहा है। इन सब बातों को एक सम अप करते हुए थोड़ा सा कुछ बोलिए। जी, पहले तो जो बांग्लादेश वाली आप बात कर रहे हैं, जो कि 1971 जब ओवरऑल देखिए किसी भी चीज की एंटिटी की ओवरऑल एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि 100% सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक होता है। कुछ अलग अलग समय पे अलग अलग गुण भी उसमें आ सकते हैं और इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि 1971 में जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने पूरे मामले को टैकल किया विश्व स्तर पे, वो अत्यंत सराहनीय है। और वो डेफिनेटली वो एक सॉफ्ट स्टेट का प्रदूषण नहीं है, वो डेफिनेटली एक मतलब एक टफ स्टैंड लिया गया था। बात ये होती है कि ओवरऑल आपको हर पूरे सिनेरियो को ओवरऑल देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे 2004 और 2014 के बदले के वक्त में क्या हुआ है, रोज आप सुनते थे कि आज बनारस में हो गया, आज मुंबई में हो गया, आज दिल्ली में हो गया, आज सरोज नगर में हो गया, आज जौनपुर में हो गया, आज सिकंदराबाद में हो गया, आज हैदराबाद में हो गया। और सब जगह लिखा रहता था कि मतलब कि अपने आसपास की कोई भी जो लावारिस वस्तु को नहीं छू। तो ये अपना एक
पाटला हाउस हुआ था, तो ये एक एटमॉस्फेयर था ठीक। ओवरऑल। और अब देखेंगे तो 2014 के बाद इस तरह का एटमॉस्फेयर। जहां तक युद्ध की बात आती है कि क्या ऐसे मौके पे युद्ध किया जाना चाहिए, जैसा कि जनरल साहब ने बात की थी, मैं भी बिल्कुल मानता हूं कि युद्ध तो लास्ट रिजॉर्ट होता है, लेकिन उसके अलावा क्या और कदम कुछ आप ले सकते हैं। आज की डेट में क्या हुआ है अगर आप देखें, 2014 के बाद लिटरली पाकिस्तान को भारतवर्ष ने कटोरा थमा दिया है। कटोरा थमा के भीख मांगने की स्थिति लाती है, नंबर 1। और नंबर 2, उसके घर के अंदर, उसके घर के अंदर कौन से अज्ञात वीर हैं जो जितने भारतवर्ष के खिलाफ जिन्होंने टेररिज्म में जिनका के कनेक्शन था, कौन से अज्ञात वीर हैं। खत्म तो हो रहा है, भले भारत का उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाथ है और नहीं हो, लेकिन जो भी स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल की स्ट्रैटेजी बनी है उसके तहत जो है बिना युद्ध के पाकिस्तान को इन्होंने ये किया। अंततः मैं सादी प्रज्ञा जी वाली बात करना चाहता हूँ। इसमें देखिए स्ट्रैटेजी क्या है मेरे समझ से, कि इस केस को पूरी तरह केस चलना चाहिए कोर्ट में, ताकि पूरा का पूरा सच इस देश के सामने आना जरूरी है। करेक्ट। इसलिए मैं सोचता हूं कि माननीय साध्वी प्रज्ञा जी ठाकुर के केस है, या उसमें पुरोहित जी भी हैं, उनके खिलाफ भी केस विड्रॉ नहीं हुआ है। केस विड्रॉ नहीं होना चाहिए, वो बेल पे है, कोई दिक्कत नहीं है। केस का पूरा मतलब कि ये होना चाहिए ताकि पूरा देश जान सके कि सच क्या था और झूठ क्या था। ठीक है। आज समय की मेरे पास कमी भी है, मैं सबको बराबर समय नहीं दे पाया, जिसको मैंने कम समय दिया उससे मैं खुले दिल से माफ़ी मांगता हूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश थी कि इस डिबेट से एक पर्सपेक्टिव लेकर जाएं। आज एक पर्सपेक्टिव लेकर मैं जा रहा हूं और जल्दी इस इशू पर एक और डिबेट लूंगा, ये ज़रूर वादा कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।